हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 6th चैप्टर ओवर कर दिया है, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को हम लोगों ने खत्म कर दिया है। और आज हम लोग फिजिक्स का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चैप्टर में भी थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे बिकॉज चैप्टर में कंसेप्ट बहुत सारे हैं। एनसीईआरटी से काफ़ी कम कंसेप्ट दिए गए हैं आपके बोर्ड की बुक में। जैसे एनसीईआरटी में क्रिचॉफ लॉ है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, कन्वेंशन के एक्स्ट्रा टाइप से मतलब और भी चीज़ें उसमें डीप में दी गई हैं, बट आपकी टेक्स्ट बुक में उतना डीप में नहीं दिया गया है। ठीक है, कोई नहीं, हम लोग मतलब मैं तो बताऊंगा ही आपको जो भी उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई हैं। क्यों नहीं दी गई है? क्योंकि 11th में आपको एक चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडाइनमिक्स, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें दी गई हैं 12वीं में। तो आप लोग एक चीज़ तो देख रहे होगे कि मैं हर लेक्चर में आपको बताता हूँ कि एनसीईआरटी के जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट है वो आपकी बोर्ड की बुक में 12वीं में दिए गए। तो इससे आप लोग ये समझ सकते हो कि 12वीं में कितना हार्ड होगा स्टडी। इस चैप्टर के रोड मैप की बात करें तो आज हम लोग सीखेंगे बेसिक बातें अबाउट हीट, टेम्परेचर स्केल, और टेम्परेचर स्केल के बेसिस पे जो भी फालतू न्यूमेरिकल आए होंगे कभी, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में है, उन्हें भी सॉल्व करेंगे। ठीक, ये चैप्टर को लगभग 6 लेक्चर्स जाएंगे। फिर दूसरे लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मल एक्सपांशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मल एक्सपांशन। फिर थर्ड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट, कैलोरीमेट्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस बोर्ड में बहुत आते हैं, नीट का जेई का पता नहीं। ठीक है, चौथे लेक्चर की बात करें तो एक्चुअली कैलोरीमेट्री टॉपिक से उतने क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, हाँ, चौथे टॉपिक की बात करें तो हम लोग बात करेंगे हीट ट्रांसफ़र की। हीट ट्रांसफ़र में हम लोग इसमें भी बात करेंगे, और पहले हम लोग तीनों को जान लेंगे, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। हीट का ट्रांसफ़र 3 वे में होता है, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन में। तो इन तीनों को हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक वे में जानेंगे और कंडक्शन को थोड़ा सा हम लोग डीप में जानेंगे। एक्चुअली पढ़ना हमें कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन में से कंडक्शन और रेडिएशन को ही है। ठीक है, कन्वेंशन भी पढ़ना है बट उतना ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो कंडक्शन के फिर अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे, कंडक्शन के बारे में हम लोग डीप में थोड़ा सा सीखेंगे। और कन्वेंशन में फिर हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी होती क्या है, कंसेप्ट क्या है, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, 5वें लेक्चर में हम लोग ये सारी चीज़ें सीखेंगे। फिर छठे लेक्चर में हम लोग रेडिएशन को डीप में जानेंगे, और रेडिएशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। जी हाँ, न्यूटन यहाँ भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो छठे लेक्चर में हम लोग ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब मे भी ये जो 5वां लेक्चर है इसमें दो कंसेप्ट हो जा रहे हैं, कंडक्शन डीप में और कन्वेंशन भी। तो मे भी इसको 2 लेक्चर करना पड़े तो 7 लेक्चर में भी बन सकते हैं, बट मैक्सिमम चांस है कि 6 लेक्चर में चैप्टर खत्म होगा। तो ये पूरा रोड मैप है इस चैप्टर का, हम लोग ये सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक आप लोगों को लग रहा होगा कि यार हम लोगों ने 6 ही चैप्टर पढ़ा, नहीं, हम लोग अब तक 10 चैप्टर पढ़ चुके। HCV ओपन करो, HCV जब ओपन करोगे तो वहाँ पे फ्रिक्शन एक अलग चैप्टर है, सर्कुलर मोशन एक अलग चैप्टर है, और सेंटर ऑफ मास एक अलग चैप्टर है, वर्क पावर एनर्जी अलग चैप्टर है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अलग चैप्टर है। तो वहाँ से आप लोग मैच करोगे तो आपको पता चलेगा आप कितना कुछ पढ़ चुके हो। फोर्सेज अलग चैप्टर है ना। चलिए, सो कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे सिलेबस ओवर करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक। चलिए, सो आज हमें सीखना है बेसिक बातें। सबसे पहले हम हीट टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस जानेंगे, फिर टेम्परेचर को डीप में जानेंगे, और फिर टेम्परेचर में जो बेसिक न्यूमेरिकल्स आते हैं उनका डिस्कशन करेंगे। सो व्हाट इज़ हीट? आप लोग जानते हो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब हीट भी एक एनर्जी का फॉर्म है। एनर्जी करती क्या है? कुछ नहीं, स्टोर रहती है बस, और ज़रूरत पड़ने पर धमाका करती है। ठीक है, अच्छा, टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल डिफाइंस टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, हॉटनेस नहीं होता है, कोल्डनेस नहीं होता है। कई सारे लोग समझते हैं यार टेम्परेचर मतलब कोई चीज़ कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, नहीं। हीट मतलब लोग समझते हैं यार कोई चीज़ कितनी गर्म है। हीट का मतलब गर्मी नहीं होता है, हीट एक एनर्जी का फॉर्म है। कैसे इसको समझ सकते हैं? जैसे आप लोग अगर पानी गर्म करते हो तो पानी में आप लोगों ने देखा होगा उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ज़्यादा गर्म होने के बाद उबलने लगते हैं, है ना। उबलने नहीं, इवापोरेट होते हैं। वो क्यों इवापोरेट होते हैं? क्योंकि उनको एनर्जी मिलती है। एनर्जी आई कहाँ से? हीट से ही आई ना, जो हीट आपने दी। सो हीट एक एनर्जी का फॉर्म है एंड नथिंग। और जो टेम्परेचर है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है हर एक पार्टिकल का, जो कि डिफाइन करता है टेम्परेचर को। मतलब जैसे आप लोगों ने यहाँ पे पानी रखा हुआ है और यहाँ से आप लोग उसको हीट दे रहे हो,
ठीक है, तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सपोज आपने कोई गैस रखी है, गैस ज़्यादा बेटर होगा, आप यहाँ से हीट दे रहे हो, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है, 80 डिग्री सेल्सियस है, तो इतने ज़्यादा टेम्परेचर में ये जो पार्टिकल्स है वो एकदम हंगामा करेंगे अंदर, मतलब ऐसे एकदम तबाही, ऐसा ऐसा जुब 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 बहुत ज़्यादा मोशन करेंगे लोग। 80 डिग्री सेल्सियस है ना, मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हाई होगी, क्योंकि आपने हीट ज़्यादा दी है यहाँ से, तो ये बहुत ही तेज़ी से अपना रैंडम मोशन करेंगे। और अगर हम लोग यहाँ पे दूसरे केस की बात करें, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस ही है, तो ये लोग भी एकदम हंगामा करेंगे, बट उतना तेज़ी से नहीं करेंगे जितना तेज़ इन लोग कर रहे। ये भी इधर भागेगा, इधर भागेगा, उधर भागेगा, इसको मारेगा, उसको मारेगा, हंगामा दोनों जगह होगा, बट यहाँ ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। काइनेटिक एनर्जी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा है, रैंडम मोशन ये ज़्यादा कर रहे, तो इनकी वेलोसिटी ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा तो टेम्परेचर ज़्यादा। सो हर एक मॉलिक्यूल का हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, उसका एवरेज करते हैं, वही चीज़ डिफाइन करता है टेम्परेचर। सो आज से कोई पूछे टेम्परेचर मतलब तापमान, ऐसा बोलना पहले, फिर असली डेफिनेशन बता देना, ठीक है। और समझ में आया ना ये कैसा होता है, जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर रहेगा उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अपना रैंडम मोशन करेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो, अब हीट और टेम्परेचर के बीच में आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन आ जाता है एग्जाम में, बोर्ड में 11th में। सो हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं अब थोड़ा सा डीप में। चलिए, सो डिस्टिंग्विश बिटवीन देखते हैं। मैंने बोला हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे एक तरफ हॉट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और एक तरफ कोल्ड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सो हीट क्या करेगा, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। सो ये हो गया हीट का डेफिनेशन। टेम्परेचर, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल डिफाइंस टेम्परेचर, डिफाइंस टेम्परेचर, ठीक है। किसी पार्टिकल की कितनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसी को वही चीज़ क्या होती है, टेम्परेचर, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, यहाँ पे लिख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, किसी सब्सटेंस का पार्टिकल होगा ना, ऑफ अ सब्सटेंस डिफाइंस टेम्परेचर। अब और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग इनके यूनिट्स की चर्चा कर सकते हैं कि इसकी एसआई यूनिट होती है जूल और सीजीएस यूनिट होती है कैलोरी, कैलोरी अर्ग होती है, ठीक है। और 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू होता है 4.18 जूल और 1 जूल इज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁷ अर्ग, ठीक है। 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल, 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग। इसका एसआई यूनिट होता है केल्विन। और सीजीएस यूनिट इसका डिफाइंड ही नहीं है, मतलब सीजीएस यूनिट आप लोग इसका नहीं बोल सकते, बट फिर भी कॉमन यूनिट आप लोग बोल सकते हो कि चलो इसका कॉमन यूनिट कौन है, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखो, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री हम लोग करेंगे 3rd लेक्चर में, ठीक है। और द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स स्टडी विद द टेम्परेचर डील्स विद द स्टडी ऑफ टेम्परेचर, ऐसा लिख दो, छोटी मोटी गलतियाँ, डील्स विद द स्टडी ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड एज थर्मोमेट्री, इज कॉल्ड एज थर्मोमेट्री, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोमेट्री। अब हीट को मेजर करने के लिए कैलोरीमेट्री यूज होता है, कैलोरीमेट्री यूज होता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट used to measure heat is calorimeter or instrument used to measure temperature is thermometer। तो 2 मार्क्स का आया तो कोई भी 2 पॉइंट लिख देना, 3 मार्क्स का आया कोई भी 3 पॉइंट लिख देना,
पहला दूसरा पॉइंट तो रटा हुआ है, तीसरा पॉइंट भी इजी है। हीट से स्टडी किया तो कैलोरीमेट्री, टेम्परेचर से स्टडी किया तो थर्मोमेट्री। इंस्ट्रूमेंट कैलोरीमीटर, इंस्ट्रूमेंट थर्मोमीटर, और क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस थे हीट और टेम्परेचर के बीच में। अब यहाँ से हमें टेम्परेचर को थोड़ा सा डीप में पढ़ना है। टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए 3 चीज़ें होती है मेनली, कॉमनली मतलब ज़्यादा फेमस, जैसे केल्विन है, फ़ारेनहाइट है और सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो इन तीनों को हमें डीप में समझना है, इनके बीच का रिलेशन हमें समझना है, चेंज कैसा होता है इनके बीच में वो भी हमें समझना है, ठीक है। तो ये सारी बातें अब हमें समझनी है टेम्परेचर के बारे में। फिलहाल बेसिक चीज़ क्लियर हुई। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर होता है काइनेटिक एनर्जी विथ विच पार्टिकल वाइब्रेट्स। मतलब जैसे ही आप लोग किसी चीज़ को हीट देते हो तो एक्चुअल में जो उसके पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। किसी को भी आप हीट दो, जैसे आप खाली बर्तन ही रख दो तो उसको भी अगर आप हीट देते हो तो उसके वाइब्रेट्स और उसके जो पार्टिकल्स हैं अंदर के वो वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल की वही डिफाइन करती है टेम्परेचर। और हीट तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती है। एसआई यूनिट जूल, सीजीएस यूनिट अर्ग, एसआई यूनिट केल्विन, सीजीएस यूनिट कुछ भी मान सकते हो, डिग्री सेल्सियस कॉमन यूनिट है। एक कैलोरी 4.18 जूल, 1 जूल 10⁷ अर्ग, ठीक है। वो चीज़ जो हीट से स्टडी करती है उसको हम कैलोरीमीटर बोलते हैं, कैलोरीमेट्री बोलते हैं। और वो ब्रांच जो टेम्परेचर से डील करती है उसे हम लोग थर्मोमेट्री कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होता है हीट को मेज़र करने के लिए उसे कैलोरीमीटर, और जो यूज़ होता है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए उसको थर्मोमीटर। कुछ लोगों को ये दा लग रहा है पर ये थर्मोमेट्री वाला थे है, ठीक है। सो थर्मोमेट्री है वो पूरा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं अलग अलग टेम्परेचर स्केल्स के बारे में। इससे पहले 2 चीज़ें आपको समझनी होंगी, एक फ्रीजिंग पॉइंट और एक मतलब वही मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का दूसरा नाम। अब एक फ्रीजिंग पॉइंट और एक स्टीम पॉइंट। चलिए सो पहले बात करते हैं हम लोग आइस पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट की। द टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर फ्रीजेस टू आइस at 1 atmospheric pressure, 1 standard atmospheric pressure I think, ठीक है। freezes at 1 standard atmospheric pressure is called as ice point। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर देने की क्या ज़रूरत थी? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। अगर टेम्परेचर आप लोगों को नॉर्मल रखना है, सपोज हम मान लिए कि यार मुझे 40 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर को इवापोरेट कराना है, करा सकते हो। करना क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर एकदम कम कर दो, और लेट से आपको वाटर को इवापोरेट होने से रोकना है 200 डिग्री सेल्सियस पर भी कर सकते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एकदम बढ़ा दो, है ना। तो एक कांस्टेंट वैल्यू एक फिक्स कर लिया गया कि 1 स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कांस्टेंट कर दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट हो गया कितना? 1। उस पे कौन से टेम्परेचर पे वाटर आइस बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे आइस पॉइंट। कौन से टेम्परेचर पे बनता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आइस में कन्वर्ट होता है एट 1 स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कभी भी आपको अगर कोई बोल दे कि यार वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, नहीं, ज़रूरी नहीं है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर भी वो डिपेंड करता है। अगर वो बोल दे 1 स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर तब बोलोगे यस। अगर वो ये चीज़ नहीं बोलते तो आप उसको करेक्ट करोगे, डेफिनेटली उसको लगेगा कि वो सही बोल रहा है, बट उसको ही आप समझा दो। आपसे ही क्वेश्चन पूछने आया तो आप ही समझा दो, ठीक है। और अगला डेफिनेशन दिया स्टीम पॉइंट का, द टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर vaporizes, ठीक है, या बॉइल से vaporizes, boils and vaporizes at 1 standard atmospheric pressure at 1 standard atmospheric pressure is called as steam point। steam point का दूसरा नाम नहीं है ना, बॉइलिंग पॉइंट ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट।
क्योंकि यहीं पे बॉयल भी होता है और यहीं पे स्टीम भी बनता है। तो टेम्परेचर जिस पे प्योर वाटर बॉयल हो और वेपराइज हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स है 1 स्टैंडर्ड, मतलब 1, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे स्टीम पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। दोनों कंसेप्ट क्लियर हुए। अब जो टेम्परेचर का स्केल बनाया जा रहा था वो इसी को देखकर बनाया जा रहा था कि यार हम तो वाटर का पहले देखेंगे अपना फ्रीजिंग पॉइंट और वाटर का देखेंगे हम लोग स्टीम पॉइंट। दोनों को देखने के बाद हम अपने स्केल में सबसे नीचे रखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट और सबसे ऊपर रखेंगे स्टीम पॉइंट, और उसके हिसाब से अब हम अपना डिज़ाइन करेंगे टेम्परेचर स्केल। तो 3 लोगों ने डिज़ाइन किया, डिज़ाइन तो बहुत लोगों ने किया, बट उसमें से 3 बहुत फेमस है, सेंटीग्रेड, केल्विन और फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट की कैलकुलेशंस काफ़ी हार्ड होती है, मतलब फ़ारेनहाइट को यूज़ करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाती है, इसलिए हम लोग नहीं करते। 2 USA वगैरह में ये ज़्यादा फेमस है, और सेल्सियस में सबसे ज़्यादा ईजी होता है कैलकुलेशन, बिकॉज केल्विन में भी 273 लेते हो तो ठीक है, 273.15 होता है एक्चुअल में वो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना होगा। सो सबसे फेमस सेल्सियस और केल्विन है। तो बातें तो हम लोग तीनों की करेंगे, तो चलिए देखते हैं तीनों ने अपना टेम्परेचर स्केल कैसे डिज़ाइन किया। चलिए, सो फिर 3 लोग आए, पहले सेल्सियस, फिर केल्विन, फिर फ़ारेनहाइट। सो फ़ारेनहाइट की स्पेलिंग बहुत हार्ड है फ़ारेनहाइट, ठीक है, और फिर केल्विन। सो तीनों के अपने अपने विचार थे। सेल्सियस ने क्या कहा कि हम वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को 0 डिग्री कंसिडर करते हैं और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को 100 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, 100 डिग्री मान लेते हैं। तो इन्होंने अपना टेम्परेचर स्केल कुछ इस तरीके से बनाया, 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक। इसमें टोटल 100 डिवीजन्स थे, मतलब ऐसे ऐसे टोटल्स कितने होंगे, 100 डिवीजन्स होंगे, ठीक है। और इन्होंने बोला कि इसका नाम हम रखेंगे सेंटीग्रेड स्केल। क्या नाम रखेंगे इसका हम लोग, सेंटीग्रेड स्केल। सेंटी मतलब क्या होता है, सेंटी मतलब सेंचुरी, 100, ठीक है। तो 100 डिवीजन्स यहाँ पे थे, इसीलिए हम लोग इसका नाम रखेंगे सेंटीग्रेड स्केल। तो सेल्सियस ने बोला कि हम लोग 0 डिग्री पे मान लेंगे आइस पॉइंट और 100 डिग्री सेल्सियस पे मान लेंगे स्टीम पॉइंट, फिर इसको मेल्टिंग पॉइंट और इसको बॉइलिंग पॉइंट भी बोल सकते हो। फ़ारेनहाइट ने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे, मतलब वो ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने अपने स्केल में बनाए 180 डिवीजन्स, ठीक है। उन्होंने बोला हम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे मान लेंगे आइस पॉइंट और 212 फ़ारेनहाइट पे हम लोग मान लेंगे स्टीम पॉइंट, ठीक है। और इनके पूरे डिवीजन्स कितने थे, इनके डिवीजन्स थे पूरे 180 डिवीजन्स। इनके स्केल में कितने डिवीजन्स थे, 180 डिवीजन्स, ठीक है, 180 डिवीजन्स, अच्छे से नोट करते जाओ। और इनके में कितने थे, 100 डिवीजन्स, इसलिए इनके नाम स्केल का नाम था सेंटीग्रेड स्केल। केल्विन ने कहा मैं भी डिवीजन्स 100 ही रखूँगा, बट एक चीज़ अलग करूँगा, मैं वाटर का आइस पॉइंट मानूंगा 273.15 केल्विन पे। इन्होंने आइस पॉइंट माना वाटर का 273.15 केल्विन पे, और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट माना 373.15 केल्विन पे। इन्होंने बोला स्टीम पॉइंट में मानूंगा 373.15 केल्विन पे। डिवीजन्स कितने थे, डिवीजन्स इनके भी 100 ही थे, ठीक है। डिवीजन्स कितने थे, 100 ही थे, 100 डिवीजन्स। सो इनके भी 100 डिवीजन्स ही थे, इनके भी 100 डिवीजन्स थे। फ़ारेनहाइट थोड़े अलग टाइप के इंसान थे, उनके 180 डिवीजन्स थे, और उन्होंने आइस पॉइंट माना था 32 पे और स्टीम पॉइंट माना था 212 पे। केल्विन ने आइस पॉइंट माना था वो 273 पे और स्टीम पॉइंट माना था 373 पे। इन्होंने आइस पॉइंट माना 0 डिग्री पे, इन्होंने 100 डिग्री पे स्टीम पॉइंट। तो सबके सम्मान में यूनिट्स को उनका नाम दे दिया गया। इनका नाम था एंडर सेल्सियस, ठीक है, यहाँ पे पूरा नाम अच्छा एंडर सेल्सियस, हाँ स्वीडन के थे, तो एंडर सेल्सियस इनका पूरा नाम था, तो इनके सम्मान में उनका नाम दे दिया गया यूनिट को। इनको फ़ारेनहाइट दे दिया गया, उनको केल्विन दे दिया गया, लॉर्ड केल्विन, ठीक है। चलिए, सो हम क्या करते हैं, हम एक रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में। तो मैं क्या करता हूँ, एक फ़ारेनहाइट वर्सेस सेल्सियस का एक ग्राफ बनाता हूँ, ध्यान से देखना थोड़ा। हम मान लेते हैं यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है और हम यहाँ में मान लेते हैं यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है, ठीक है, ओके। सो जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट कितना है, फ़ारेनहाइट तब 32 है, मतलब वाई एक्सिस पे फ़ारेनहाइट है, सो ये 32। जब टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, सो फ़ारेनहाइट कहाँ चला गया, 212 पे, तो ये चला गया 212 पे। सो ये ग्राफ देखो आपका कैसा बनेगा। ये ग्राफ अगर आप लोग ध्यान से देखो
तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, राइट। एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, ओके ठीक है। अब हम मान लेते हैं हमें पता करना है कि एक सेल्सियस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट कितना होगा। तो लेट से मुझे यहाँ पे पता करना है, यहाँ डिग्री सेल्सियस पे कितना फ़ारेनहाइट होगा वो मुझे पता करना है। तो यहाँ से कितना होगा, वो इतना होगा, राइट। अब जरा ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ABC और DE, ध्यान से देखो, छोटा वाला ABC ट्रायंगल वो ADE ट्रायंगल के सिमिलर है, यस है। ट्रायंगल ABC, अरे मैथ्स कहाँ से आ गया, अरे 10वीं में इतना पढ़े हो ना, कहाँ पढ़े थे 10वीं में, यही सब के लिए ना। तो मैंने क्या किया, मैंने पता करना चाहा कि एक टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस पे कितना फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होगा, वो मैंने पता करना चाहा। तो उस पॉइंट को मैंने प्लॉट किया तो एक ट्रायंगल और बन गया। पहले से एक ट्रायंगल बना था इनके और इनके स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट के रिलेशन की वजह से। अब ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE दोनों सिमिलर है, तो इनके साइड का भी रेशियो सेम होगा, मतलब BC अपॉन DE इक्वल होगा AB अपॉन AE, राइट। AB अपॉन AE इक्वल होगा BC अपॉन, थोड़ा सा साइड में लिखता हूँ, AB अपॉन AE इक्वल होगा BC अपॉन DE के, ठीक है। ये नाम ऐसा आएगा, तभी तो AB अपॉन AE हो पाएगा, AB अपॉन AE BC अपॉन DE, वरना उल्टा नाम हो रहा था ना, ओके। सो AB अपॉन AE इक्वल टू BC अपॉन ED। अब मुझे वैल्यूज बताओ, AB की वैल्यू कितनी है, पता नहीं, कुछ टेम्परेचर C होगी, तो C माइनस 0, A पे सेल्सियस में टेम्परेचर कितना है, 0 है, तो AB की वैल्यू है C माइनस 0। AE की वैल्यू कितनी है, AE की वैल्यू है 100 माइनस 0। BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू फ़ारेनहाइट में कुछ होगी, है ना, कितनी होगी ये, F माइनस 32। अरे BC इतना ही है ना, तो F माइनस 32। ये C पर, ये B पर कितना है, 32 है, C पर कितना है F, तो F माइनस 32, ओके। DE कितना है, D 212 माइनस 32 है। ये आ गया रिलेशन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा C अपॉन 100 इज इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन 80, 180, 0 0 कैंसल, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, तो सेल्सियस का फॉर्मूला आ जाता है फिर, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं, C/5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32/9, तो 9C अपॉन 5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32, तो C इज इक्वल्स टू आ जाता है 5/9 F माइनस 32। ये आ जाता है कन्वर्जन का फॉर्मूला। अब चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई करके डिवाइड भी कर सकते हो, जाने दो, ठीक है। C का सेल्सियस में अगर आपको टेम्परेचर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला आ जाता है 5/9 F माइनस 32। रिलेशन समझा कैसे आया, हम लोगों ने ट्रायंगल को सिमिलर किया और C माइनस 0, 100 माइनस 0 इज इक्वल्स टू आ गया F माइनस 32, 212 माइनस 32 पे। अब केल्विन के लिए भी ऐसा ही कुछ रिलेशन होगा। केल्विन के लिए क्या रिलेशन होगा, C माइनस 0 अपॉन 273 माइनस 0 इज इक्वल्स टू K माइनस 273.15 अपॉन 373.15 माइनस 273.15। तो मैं आगे वो करके बताता हूँ, चलिए। अच्छा जरा ये रिलेशन ध्यान से देखो, इस रिलेशन से कोई फॉर्मूला बन सकता है क्या। C माइनस 0 मतलब क्या, गिवन टेम्परेचर एट सम पॉइंट। 100 माइनस 0 मतलब क्या, स्टीम पॉइंट माइनस बॉइलिंग पॉइंट। तो C माइनस 0 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, टेम्परेचर रीडिंग माइनस आइस पॉइंट अपॉन ये 100 क्या है, स्टीम पॉइंट, सो स्टीम पॉइंट, 0 क्या है, माइनस आइस पॉइंट। और ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट आता है, कुछ भी वेरिएबल नहीं, ये रेशियो हमारा हमेशा कांस्टेंट आता है। तो ये फॉर्मूले से हम लोग तीनों के बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले सेल्सियस की रीडिंग लेट से C है, आइस पॉइंट उसका 0 है, उसका स्टीम पॉइंट 100 है, आइस पॉइंट उसका 0 है। फ़ारेनहाइट की रीडिंग F है, आइस पॉइंट उसका 32 है, रीडिंग स्टीम पॉइंट उसका 212 है और आइस पॉइंट उसका 32 है। केल्विन का रीडिंग K है, आइस पॉइंट उसका 273.15 है और स्टीम पॉइंट उसका 373.15 है, माइनस 273.15 है, ठीक। ये आ गया तीनों के बीच का रिलेशन। ये रिलेशन आपको याद नहीं करना है बस आपको समझ के रखना है। अब यहाँ से आप लोगों ने इन दोनों के बीच का पहले डेरिवेशन देखा कि हो गया C/100, ये हो गया F/32 अपॉन 180,
फिर इसको आपने इससे कैंसिल किया 29 जा और 25 जा, तो आपको मिल गया 9c/5 इज इक्वल टू f माइनस 32। फिर आपको f में टेम्परेचर चाहिए तो 9/5 c प्लस 32 कर दो, तो आपको f में टेम्परेचर मिल जाएगा। c में चाहिए तो फिर इसको वहाँ कर दो, ठीक है। मतलब फ़ारेनहाइट में आपको टेम्परेचर चाहिए तो 9/5 c प्लस 32 कर दो, यहाँ से आपको फ़ारेनहाइट में मिल जाएगा। अगर आपको सेल्सियस में चाहिए तो ये फॉर्मूला लगा दो फिर, ठीक है। अब केल्विन का रिलेशन देखते हैं किसके साथ, सेल्सियस के साथ। तो c माइनस 0/100 - 0 इज इक्वल्स टू k माइनस 273.15/100। ये माइनस करोगे तो 100 आ जाएगा। सो ये आ गया c/100 इज इक्वल्स टू k माइनस 273.15/100। अब ये 100 कैंसिल, तो कभी भी आपको केल्विन में टेम्परेचर चाहिए तो सेल्सियस में आप 273.15 जोड़ देना। अब जैसे हम लोगों के टाइम पे एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया था कि टेम्परेचर इन सेल्सियस इफ द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इन केल्विन इफ द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज 0 डिग्री। 0 डिग्री जब है सेल्सियस में तो केल्विन में कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन आया था। तो हम लोगों ने सोचा यार कि 0 है तो मतलब 273.15 ही होगा, ठीक, मतलब 273 ही होगा, क्योंकि क्या होता है न्यूमेरिकल करते टाइम हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं। तो हम लोगों ने यार 0 डिग्री सेल्सियस दिया तो 273 लिख के चले आए। फिर याद आया अरे यार इतनी बड़ी गलती एक्चुअली केल्विन में दिया था, केल्विन में दिया था, अभी मुझे अच्छे से याद आया। केल्विन में दिया था 273 केल्विन और पूछा था डिग्री सेल्सियस में क्या टेम्परेचर होगा। तो एकदम फुल कॉन्फिडेंस है, MCQ टाइप टेस्ट में फुल कॉन्फिडेंस है कि यार 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस लिख के चले आए। उधर ऑप्शन था 0.15 का, माइनस 0.15 का और 2 जगह 0 भी, बट नहीं लिखे, 0 लिख के आ गए हम लोग। फिर उसके बाद आके सोचा यार 273.15 होता है, तो ये भूल मत जाना कि 273 के बाद 0.15 भी है। 373.15, 273.15, तो यहाँ पे वैल्यू डालो 273 रखोगे तो ये आके माइनस होगा, तो माइनस 0.15 आएगा इसका आंसर, ठीक है। रिलेशन समझ में आया, फॉर्मूला समझ में आया। रेडिंग माइनस आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट हमेशा कांस्टेंट होता है। ये फॉर्मूला केल्विन में चेंज करने के लिए, ये फॉर्मूला फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए। ये याद कर लो, ये याद कर लो और फिर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए कि एवरेज रूम टेम्परेचर नॉर्मल डे पे है 27 डिग्री सेल्सियस, तो बताओ फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो फॉर्मूला लगा दो, फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 × 27 + 32। तो आंसर आ जाएगा, देखो 27 9 जा, अरे भैया गजब कैलकुलेशन आ गई। 27 9 जा 243, 243/5 + 32। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक काम करो इधर ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ज़्यादा बेटर होगा। ओके, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया, सो ये 32 5 जा कितना होता है 160। तो 243 + 160/5, गलत आया है शायद, सही है, सही है। सो ये फाइनल आएगा 403/5, तो आएगा 80.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। बट आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं किया हुआ है, आपकी टेक्स्ट बुक में इस रिलेशन से किया हुआ है। तो इस रिलेशन से भी करके दिखा देता हूँ मैं, सेम मेथड है यार, इसी रिलेशन से तो ये फॉर्मूला आया है, कहीं और से थोड़ी आया है, ठीक है। सो वो मेथड से कैसे करेंगे, देखो 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, रिलेशन लिखो c/100 इज इक्वल्स टू f माइनस 32/3 212 - 32, ठीक है। c कितना दिया है 27/100 इज इक्वल्स टू f माइनस 32/180। आपकी टेक्स्ट बुक में f c की जगह TF TC यूज़ किया है, तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इन सेल्सियस। ओके, 0 0 कैंसिल, 2 5 जा 2 9 जा, तो फिर से वही घंटा काम करोगे जो काम अभी हम लोगों ने किया था, तो 80.6 आ जाएगा, ठीक है। फालतू काम करोगे तो वही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में बोला है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज 98.4, सेल्सियस में पता करो। तो ये फॉर्मूला लगा दो, सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5/9 और अंदर 98.4 - 32। अब उसमें देखो फॉर्मूले से किया है, मतलब पूरा डेरिवेशन से, तो समझ रहे हो ना डेरिवेशन कैसा है, कर सकते हो आप लोग। f की जगह रख देना 98.4 और फिर डिराइव कर देना, यहीं पहुंच जाओगे। सो 5/9 माइनस करो, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 2 गया 6, तो ये आएगा 66.6, ऐसा आएगा आई थिंक सो। फिर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, 66.4 आएगा, सॉरी, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना तो 36.89 आ जाएगा। और ये भी आपको आज पता चल गया कि बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और फ़ारेनहाइट में 98.4, इसलिए 98.4 से अगर ज़्यादा होता है टेम्परेचर कभी, तो हम बोलते हैं यार बुखार हो गया है, राइट। क्योंकि जो आप लोग थर्मोमीटर लाते हो उसमें फ़ारेनहाइट में दिखाता है टेम्परेचर 98.4, 104,
फ़ारेनहाइट में रहता है वो, ठीक। तो सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। चलो आगे बढ़ते हैं और अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए। इन अ स्केल वाई 40 पास्कल करेस्पॉन्ड्स टू आइस पॉइंट एंड 500 पास्कल करेस्पॉन्ड्स टू स्टीम पॉइंट। आप अपना खुद का भी स्केल बना सकते हो। जैसे लेट्स से आपका नाम शामू है, ठीक है। सो 40 शामू करेस्पॉन्ड्स टू आइस पॉइंट एंड 500 शामू करेस्पॉन्ड्स टू स्टीम पॉइंट। खुद का नाम 40 Z करेस्पॉन्ड्स टू आइस पॉइंट एंड 500 Z करेस्पॉन्ड्स टू स्टीम पॉइंट। खुद का नाम का स्केल, कुछ भी स्केल बना सकते हो। ऐसे आपको क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो आपको कराऊंगा मैं भी ऐसे क्वेश्चन, एक टेक्स्ट बुक में भी है। फिलहाल ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, देखो। तो हमें वो वाला फॉर्मूला नहीं भूलना है कि रीडिंग माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट रहता है, ये दोनों रेशियो इक्वल रहते हैं। तो रीडिंग कितनी है यहाँ पे, पी रीडिंग होगी, क्योंकि हमसे वही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है। प्रेशर रीडिंग कितनी होगी, माइनस आइस पॉइंट कितनी है, 40 पास्कल करेस्पॉन्ड्स टू आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट 500, आइस पॉइंट 40 इज इक्वल्स टू सेल्सियस में दिया हुआ है, तो सेल्सियस में रीडिंग 80, सेल्सियस में रीडिंग दी हुई है ना सीधा सीधा। चलो ठीक है, अगली बार लिख देना। माइनस आइस पॉइंट 0, SP 100, आइस पॉइंट 0। सो ये आ जाएगा P माइनस 40 अपॉन 460 इज इक्वल्स टू C अपॉन 100, 0 0 कैंसल, 2 5 जा 10, 2 23 जा। सो P माइनस 40 इज इक्वल्स टू 23/5 इंटू C कितना दिया हुआ है 80, 5 16 जा। सो P माइनस 40 इज इक्वल्स टू आ गया 23 16 जा, 23 10 जा 230, 23 5 जा 115, तो ये 345 हो गया। 345 में 23 जोड़ दो तो अरे भाई 368 सो P इज इक्वल्स टू आ गया 408 पास्कल। पास्कल वास्कल देख के नहीं डरने का, कुछ भी दे सकता है वो, ठीक है। सो प्रेशर आ गया 408 पास्कल। चलो एक क्वेश्चन अब टेक्स्ट बुक का भी देखते हैं। चलिए सो ये क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक का है, बहुत ही ईजी है। इसमें भी कोई एक स्केल एक्स दे दिया, रैंडम स्केल। इसमें बोला वाटर बॉयल होता है 200 डिग्री एक्स पे और फ्रीज होता है 20 डिग्री एक्स पे। फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, रीडिंग माइनस आइस पॉइंट स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, ठीक है, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या करना है, रीडिंग माइनस आईपी, एसपी माइनस आईपी। इसको एसपी पे याद रखने का, इसको रिप याद रखने का। अरे डेंजर वर्ड है, ठीक है। सो आर माइनस आईपी और ये स्पीप, सो रिप अपॉन स्पीप, शॉर्टकट है। हाँ चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके, ठीक है। सो रीडिंग क्या है, इसे बोल रहा है कि अगर इसका आइस पॉइंट 20 है और स्टीम पॉइंट 200 है, तो कोई लिक्विड है जो कि सेल्सियस में इतने डिग्री पे बॉईल हो जाता है, तो इसमें कितने डिग्री पे बॉईल होगा। तो इनडायरेक्टली वो बोल रहा है कि भाई एक काम कर, मैं तू बता दे 62 डिग्री सेल्सियस एक्स में कितना डिग्री होगा। वो ऐसे इनडायरेक्टली पूछना चाहता है, बस बहाना दे रहा है कि एक लिक्विड है यार, उसकी वजह से पूछ रहा हूँ, वरना नहीं पूछता, ठीक है। सो रीडिंग कितना है यहाँ पे देखो, रीडिंग वही तो पता करना है। सो इसको दे देते एक्स, आइस पॉइंट है 20, स्टीम पॉइंट है 200, आइस पॉइंट है फिर से 20। सेल्सियस की बात करें तो C माइनस 0, 100 माइनस 0, एक्स माइनस 20 अपॉन 180, कितने सेल्सियस पे 62 पे, अपॉन 100, 0 0 2 5 जा 2 9 जा 2 5 जा, ओके। और कुछ नहीं हो रहा है। एक्स माइनस 20 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 62/5। अब 5 को वहाँ भेज दो, तो x इज इक्वल्स टू 9 इंटू 62/5 प्लस 20, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 20 या 100 को इसमें जोड़ दो, तो 9 इंटू 62 प्लस 100 अपॉन 5, 62 9 जा कितना होता है 620 में से 62 घटा दो, मतलब नियरली देख लेते हैं, इतना ज़्यादा दिमाग नहीं चलाऊंगा अब। 10 में से 8 गया 2, 61 में से 6 गया 552, सो ये आ गया 652 अपॉन 5। अब यही आंसर है क्या 130 के अराउंड, यस। तो x का आंसर आ जाएगा 115 मतलब 3, फिर 0 लगाया 131.6, देखते हैं 652 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 15, 0 0 2 पॉइंट लगाया, 0 उतारा, हमारा तो कुछ और आ रहा है। ऐसा क्या किया हमने, ओके आई थिंक ये लॉग से किया है, टेक्स्ट बुक में जो किया है उन्होंने लॉग से किया है, इसीलिए ऐसा आ रहा है। तो 652 अपॉन 5 आपका फाइनल आंसर है। देख लेना, कुछ कैलकुलेशन में एरर हो तो बता देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक और न्यूमेरिकल देखते हैं कि T इज इक्वल्स टू 24.57 केल्विन, इसको रिप्रेजेंट करना है सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो रिलेशन याद करो, रीडिंग माइनस आइस पॉइंट, सो ये केल्विन में दिया हुआ है, राइट।
सो रीडिंग माइनस आइस पॉइंट, केल्विन का आइस पॉइंट ऐसा होगा, लगता तो नहीं है, ठीक है देख लेते। 273.15 अपॉन आइस पॉइंट स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल्स टू, सेल्सियस में क्या होगा 100 माइनस 0, C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0, फ़ारेनहाइट में क्या होगा F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। सो केल्विन में कितना दिया है 24.57 माइनस 273.15, नीचे आ जाएगा 100, इधर भी नीचे 100, इधर नीचे 2 को ही लो, पहले इन दोनों को ही लेके सॉल्व करो, सेल्सियस में निकाल लो फिर आगे देखेंगे। तो ये कैंसिल, तो सेल्सियस में सीधा आंसर आ गया 24.57 माइनस 273.15। अब ये कर लेना, मेरे बस का नहीं है, लिख देता हूँ आंसर माइनस 248.58। इतना ज़्यादा कम टेम्परेचर है, देख रहे हो। चलो फ़ारेनहाइट में देखते हैं, तो किसको लेके फ़ारेनहाइट में सॉल्व करें, केल्विन को लेके या सेल्सियस को लेके। सेल्सियस में देख रहे हो बहुत भारी वैल्यू आई है, सो केल्विन को ही लेके सॉल्व करते हैं। वैसे उसमें भी भारी नहीं है, कम भारी नहीं है उसमें भी। 24.57 माइनस 273.15 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन 180। अच्छा, इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, बहुत भारी रिलेशन है, इसीलिए हम लोग उसको डिस्कस नहीं करते, राइट, क्योंकि यहाँ पे 273.15 भारी वैल्यू है। सो 0 0 कैंसल, 9 जा 5 जा, इसको माइनस करके हमने अभी देखा आ रहा है माइनस 248.58, नीचे है 5 को वहाँ भेज दो, F माइनस 32 और डिवाइड में है 9, ठीक है। अब F में निकाल लो वैल्यू, 9 को यहाँ करना, 5 को डिवाइड करना, 32 को लाके ऐड करना, सो F में आंसर आ जाएगा माइनस 415.44 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाँ छाप के लिख दो बस। हाँ तो उसमें क्या है, कैलकुलेशन कर सकते हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस दिया आपके टेक्स्ट बुक में, सो ये भी कुछ बुरे नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सो अगला क्वेश्चन तो और मज़ेदार है, इसके बाद हम 2 ग्राफ देखेंगे, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ने के बाद। चलिए, सो कैलकुलेट द टेम्परेचर विच हैज सेम वैल्यू ऑन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। अब ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल, सेल्सियस एंड केल्विन स्केल, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब दोनों पे टेम्परेचर सेम दिखा रहा है। तो मान लेते हैं टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल्स टू वाई, जैसा टेक्स्ट बुक में किया वैसा कर रहा हूँ। सो फॉर्मूला है रीडिंग माइनस आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। केल्विन में रीडिंग माइनस आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, ठीक है। सो करते हैं, देखो y माइनस 32, नीचे आया 180, इधर आया 100 और ऊपर की तो धमाकेदार वैल्यू, ये पूरा 5 जा 9 जा, अरे 20, अरे उल्टा काट दिया, 29 जा 25 जा। अब क्या करें, करते हैं, देखो y माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9/5, इसको लिख दो y माइनस 273, यार बहुत हो गया। अच्छा ठीक है 0.15 रहने दो। अब इस 9/5 को अंदर लेकर जाओ, या पूरे इक्वेशन से 5 में मल्टीप्लाई कर दो, मतलब पूरे इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 5y माइनस 35 जा 150, तो ये आ गया 160 इज इक्वल्स टू 9y माइनस 273.15, ठीक है। अब देखो 5y ये माइनस 160 इज इक्वल्स टू 9y से 160 कैसे आ गया बस। अब 9 इंटू 273.15 कर दो, सो 273.15 इंटू 9 करोगे, सो 9 5 जा 45, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 7 जा 63, 9 2 जा 18, सो फाइनल आंसर आएगा 2458.35। इसको यहाँ लेकर आओ, या फिर इसको वहाँ लेकर जाओ, उसको यहाँ लेकर आओ, सो माइनस 160 प्लस 2458.35 इज इक्वल्स टू 9y माइनस 5y। इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 4y, और इसको माइनस करोगे तो 2 अराउंड कुछ आएगा, ठीक है। सो मुझे भी नहीं पता यार अब इतना ज़्यादा, कर लेते, चलो कर लेते, आपके लिए कर लेते। 2458 माइनस 160, 8 3 5 9 23 22, सो 2298.65 आएगा, 0.35 आएगा, ठीक है। सो y की वैल्यू आ जाएगी 2298.35 अपॉन 4, सो काट के देख लो, y इज इक्वल्स टू 4 5 जा 20, फिर 2 9 आया मतलब 7, हाँ तो 574.59 केल्विन। और फ़ारेनहाइट एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि सेल्सियस और केल्विन में भी हो जाए, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में भी हो जाए, तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, सेम टू सेम क्वेश्चन को दोनों के लिए सॉल्व करो, केल्विन और सेल्सियस के लिए और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के लिए, और मुझे पूरा यकीन है इसका सॉल्यूशन गूगल वगैरह पे अवेलेबल होगा, तो एक बार खुद से सॉल्व करो, देखो आता है क्या, और आता है तो आंसर चेक करो, ठीक है।
सो ये वो टेम्परेचर है जहां पे आप इसको फ़ारेनहाइट भी लिख सकते हो, केल्विन भी लिख सकते हो। समझ में आया? चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं चेंज इन टेम्परेचर की कहानी, कि अगर फ़ारेनहाइट में चेंज इतने का हुआ तो क्या होगा, इसमें हुआ तो क्या होगा, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन और 2 ग्राफ्स। चलिए, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टोरी ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। सो अगर आपको बोला है कि 20 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग गए तो फ़ारेनहाइट में कितने में चेंज आया, सेल्सियस में कितने में चेंज आया, ये कैसे निकालोगे आप लोग? तो चेंज इन टेम्परेचर के लिए समझते हैं हम लोग। देखो सेल्सियस में है 100 डिवीजन्स, राइट, सेल्सियस में है 100 डिवीजन्स। इसका मतलब एक डिवीजन इज इक्वल्स टू कितना, एक डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 डिग्री सेल्सियस। एक डिवीजन आप आगे बढ़ोगे, 1 डिग्री सेल्सियस आप आगे बढ़ोगे, मतलब चेंज कितना आ रहा है, एक डिवीजन में चेंज आ रहा है 1 डिग्री सेल्सियस का। केल्विन में भी है 100 डिवीजन्स, तो मतलब एक डिवीजन इज इक्वल्स टू कितना, एक डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 केल्विन। ठीक है, फ़ारेनहाइट ही थोड़े अलग इंसान थे, फ़ारेनहाइट स्पेलिंग हमेशा, इनके में थे 180 डिवीजन्स। ठीक है, और इनका भी एक डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 फ़ारेनहाइट था, एक डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 फ़ारेनहाइट। बट अगर हम इन दोनों के बीच में रिलेशन ढूंढना चाहें, अब देखो सेल्सियस और केल्विन में अगर 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया तो दोनों के नंबर ऑफ डिवीजन्स तो सेम है। इसका मतलब दोनों का नंबर ऑफ डिवीजन और एक डिवीजन में 1 केल्विन, दोनों के दोनों सेम है। इसका मतलब अगर डिग्री सेल्सियस में 1 डिग्री का चेंज आया तो केल्विन में भी 1 डिग्री का चेंज आएगा। अगर केल्विन में सेल्सियस में 20 डिग्री का चेंज आया तो केल्विन में भी 20 डिग्री का ही चेंज आएगा। फ़ारेनहाइट में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस फॉर फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आप यहाँ से एक डिवीज़न ऊपर जाते हो तो सेल्सियस में 1 बढ़ता है और यहाँ पे 1.8, 1 डिग्री सेल्सियस इसके कितने बराबर है, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के। कैसे पता चला? अरे भाई 180 डिवीजन्स है, यहाँ पे 100 ही डिवीज़न है, 180 अपॉन 100 कितना, 1.8। सो 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज। दिस इज व्हाट, दिस इज चेंज। 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के चेंज के इक्वल होता है। इसको चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, 18/10 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 9/5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कभी चेंज करना हो तो ऐसे करोगे। और अगर कभी आपको टेम्परेचर का चेंज केल्विन में दिया है या सेल्सियस में दिया है तो उसको सेल्सियस से केल्विन या केल्विन से सेल्सियस करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का चेंज सेम होता है। जैसे मैं आपको बोल दूँ कि 2 टेम्परेचर के बीच का चेंज 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो आप उसका चेंज बताओ केल्विन में और फ़ारेनहाइट में। तो आप केल्विन में कैसे बताओगे? केल्विन में बताने के लिए सेम टू सेम लिख दोगे कि यार अगर सेल्सियस में 40 डिग्री का चेंज आया तो केल्विन में भी 40 डिग्री का होगा। फ़ारेनहाइट में बताने के लिए आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 5/9 डिग्री सेल्सियस, तो F इज इक्वल्स टू 5/9 इंटू 40, सो आंसर आ जाएगा 200/9। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा 1 डिग्री चेंज इन सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इक्वल होता है 1 डिग्री केल्विन चेंज के, 1 केल्विन चेंज के। और ये इक्वल होता है 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज के। ठीक है, जैसे सपोज अभी टेम्परेचर का चेंज आया 100 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में कितने का चेंज आएगा? 100 का चेंज कैसे होगा? 100 माइनस 0, स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। तो फ़ारेनहाइट में स्टीम पॉइंट 212, आइस पॉइंट 32, तो इसमें कितना चेंज आएगा? 180 डिग्री फ़ारेनहाइट का। अब रिलेशन निकाल लो, दोनों तरफ 100 से डिवाइड कर दो, तो ये बचेगा 1 डिग्री सेल्सियस और ये बचेगा 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हो गया इनके चेंज का रिलेशन। कभी भी आपको अगर चेंज निकालने बोले तो ये फॉर्मूला आप लोग यूज़ कर लेना। जैसे मैं आपको बोल दूं हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया 40 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तक गए, तो केल्विन और फ़ारेनहाइट में इसको रिप्रेजेंट करो। टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे केल्विन का चेंज तो एज सेम एज सेल्सियस रहेगा, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं 1 डिग्री केल्विन चेंज इज इक्वल्स टू 1 डिग्री सेल्सियस चेंज। तो 20 डिग्री केल्विन 20 डिग्री सेल्सियस और 20 केल्विन का यहाँ पे चेंज आया है, राइट। बट फ़ारेनहाइट का क्या? फ़ारेनहाइट के लिए ये 20 का जो चेंज है वो यहाँ पे पुट कर दो। सो 20 इज इक्वल्स टू 1.8 फ़ारेनहाइट। सो फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 20/1.8, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लो, सो ये आ जाएगा 200/18, मतलब ये आ जाएगा 100/9। समझ में आया? सो ये हो गया रिलेशन चेंज इन टेम्परेचर का। आई होप आपको कहानी समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो ये रिलेशन याद रख लो सीधा सीधा। 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इज इक्वल्स टू 1 केल्विन चेंज इज इक्वल्स टू 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज।
दैट्स इट, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब देखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो, ऐसे ही बता देता हूँ, दिया है टेक्स्ट बुक में तो क्या करें। चलिए, सो आइडियल गैस इक्वेशन कैसे आया था? पहले आया चार्ल्स लॉ, जिन्होंने कहा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कब? जब प्रेशर हो कांस्टेंट। फिर आए गै-लुसेक, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। ठीक है, सारी चीज़ें आप स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ चुके हो, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। फिर आए अवोगाड्रो, जिन्होंने कहा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। जाने दो, उनका लॉ नहीं दिया टेक्स्ट बुक में तो उनको हम जाने देंगे। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ का कहना था P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो तीनों लॉ को अगर हम लोग कंबाइन करें, तो हमें दिख रहा है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाय V। PV को इधर कर दो, सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया T के। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो यहाँ एक कांस्टेंट R आएगा। R को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.314। तो PV इज इक्वल्स टू RT आया। ये किसके लिए वैलिड है? 1 मोल के लिए। अगर n मोल ऑफ गैसेज आ गए तो क्या होगा? तब PV इज इक्वल्स टू nRT हो जाएगा। n मोल्स के लिए nRT, 1 मोल के लिए PV इज इक्वल्स टू RT। ठीक है, और यही है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये आप लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट आपकी बुक में दिया था तो मैंने सोचा बता देते। अब आप लोगों को 2 ग्राफ दिया हुआ है, वो 2 ग्राफ भी हम लोग देख लेते हैं आखिर वो किस बेसिस पर बनाया गया है। चलिए, सो अब हम लोग दोनों ग्राफ देख लेते हैं। पहला ग्राफ दिया हुआ है ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। मतलब हमें पहला ग्राफ दिया हुआ है P वर्सेस T का, और T किस में? डिग्री सेल्सियस में। सो ग्राफ देखते हैं हम लोग। ठीक है, जब टेम्परेचर -273.15 होता है तब देखेंगे क्या होगा। -100, 0, 100, 200 और ओके, ये पॉइंट देखो। सबसे लो कूलेस्ट, सबसे लो कूलेस्ट। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कूलेस्ट टेम्परेचर, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, व्हाट इज द कूलेस्ट टेम्परेचर, तो कूलेस्ट टेम्परेचर हमेशा होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। हाँ, यही कारण है फ़ारेनहाइट ने 273.15 को चुना था। ठीक है, सो -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर कभी हो ही नहीं सकता है, नॉट पॉसिबल। तो ये ग्राफ एक और चीज़ बोला है कि कांस्टेंट वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है यहाँ पे, सो इससे लो टेम्परेचर कभी नहीं हो सकता, ध्यान रखना। सो यहाँ से शुरू हुआ हम लोगों का ग्राफ। सपोज यहाँ पे गैस ए है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा, गैस बी के लिए कुछ ग्राफ ऐसा, और गैस सी के लिए ग्राफ कुछ ऐसा। ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, और आप लोग देख सकते हो कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे, ठीक है, या फिर जैसे जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ा रहे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। राइट, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे वैसे वैसे यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है। टेम्परेचर हमने जब सबसे कम किया 0 डिग्री, तो प्रेशर जब हमने सबसे कम किया, प्रेशर यहाँ पे है y एक्सिस पे और टेम्परेचर यहाँ पे है x एक्सिस पे। जब टेम्परेचर 0 था तब प्रेशर 1 था। देख रहे हो, अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है। जैसे वाटर के लिए 1 होता है स्टैंडर्ड। ठीक है, तो टेम्परेचर 0 के लिए वाटर का 1 होगा, बट गैसेस की बात हो रही है यहाँ पे। तो सबसे लो टेम्परेचर -273.15, उसके लिए प्रेशर कितना है? 0। तो जब प्रेशर 0 होता है गैसेस के लिए तो उनका टेम्परेचर सबसे कम -273.15 होता है। ठीक है, अगला ग्राफ दिया है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का, और ये किस पे? कांस्टेंट प्रेशर पे। प्रेशर अब की बार कांस्टेंट रखा है। ठीक है, सो देखते हैं। यहाँ पे रखा है वॉल्यूम और यहाँ पे रखा है टेम्परेचर। ओके, सो ये है -273.15, ये है -200, ये है -100, ये है 0, ये है 100 और ये है 200। ठीक है, सो ये सबसे कूलेस्ट टेम्परेचर। अब यहाँ पे बोला गया है कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ता है। किसका? गैसेस का। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसा डॉटेड लाइन दिखाया गया है। तो इस ग्राफ से हमें यह समझ में आता है कि अगर हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट रखें और टेम्परेचर बढ़ाते जाए तो टेम्परेचर बढ़ाने से गैसेस का वॉल्यूम एक्सपांड होता है। अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होता है, तो यहाँ पे अलग अलग ग्राफ दिए हुए। ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है यहाँ पे। ठीक है, सो ये हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का बेसिक लेक्चर था, जहाँ पे आपने मेनली टेम्परेचर स्केल के बारे में जाना और चेंज वगैरह के बारे में जाना। ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी आपके टेक्स्ट बुक से, इसको नोट कर सकते हो, लिखना ही है आपको।
ठीक है, अब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मल एक्सपांशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मे बी थर्मल एक्सपांशन का जो न्यूमेरिकल वीडियो है उसको अलग से बनाना पड़े, ठीक है, बिकॉज कंसेप्ट भी है और न्यूमेरिकल्स भी है और कई सारे उसके PYQs भी हैं। सो देखते हैं कैसा होगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।